कहानी की शुरुआत सन 2024 से होती है, जहां पर हम दुनिया के अलग अलग शहरों को चलता हुआ देखते हैं। दरअसल ये वो समय है जब पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहां पर हम सन 1988 को देखते हैं। यहाँ हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था। थॉमस अपने साथी ऑफिसर के साथ में एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि ड्राइवर की अब मौत हो चुकी थी, और जब उस ड्राइवर लड़की को चेक किया जाता है तब उसकी गर्दन पर भी छेद होता है। और आज ही इस शहर में दो और लोगों की बिल्कुल ऐसी ही मौत हुई होती है, मतलब उनकी गर्दन पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही छेद होते हैं। छानबीन करने के बाद थॉमस अपने साथी के साथ फॉरेंसिक लैब में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, इन तीनों की मौत की वजह इनकी गर्दन पर होल्स ही हैं। डॉक्टर उनसे ये भी कहते हैं कि लेकिन अभी हम ये नहीं पता लगवा पा रहे हैं कि आखिर इनकी गर्दन पर ये छेद किस तरीके से किए गए हैं। और तभी थॉमस के पास एक और कॉल आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की के ऊपर ऐसे ही हमला हुआ है, लेकिन वो अभी मरी नहीं थी। और थॉमस फौरन अपने साथी के साथ में उस क्लब में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक और डिटेक्टिव मौजूद होता है, जो कि थॉमस की वाइफ का भाई होता है। और अब ये सभी मिलकर उस लड़की से पूछताछ करने लग जाते हैं, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ था। लड़की काफी ज्यादा डरी हुई और घबराई होती है। यहाँ पर वह लड़की उन लोगों को बताती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया था, जिसने नीले रंग की हुडी पहनी हुई थी और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। अब जब वो लड़की उन्हें ये सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी उसकी गर्दन में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और उस लड़की की गर्दन को जब चेक किया जाता है तो उसकी गर्दन पर भी सेम होल थे। अब यहाँ पर ये तीनों समझ जाते हैं कि इस लड़की को भी उसी ने मारा है जिसने उन तीनों को मारा था। और फिर उसके बाद ये लोग हर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसने नीले रंग की हुडी पहनी हुई होती है, और पूछताछ करने लगते हैं। अब जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में होता है, तभी उनके सामने एक नीली हुडी वाली लड़की आ जाती है, जो कि अपने मुंह को छुपाकर भाग रही होती है। और तभी थॉमस भी उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे ही भागने लगता है। वो लड़की भागते हुए एक रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ पर थॉमस के साथी ने उस लड़की को छुपा हुआ देख लिया था। यहाँ पर वह उस लड़की को पकड़ भी लेता है, लेकिन वह लड़की इसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर थॉमस भी अब पहुँच चुका था, जो कि उस हुडी वाली लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब यहाँ पर वो लड़की पीछे मुड़ती है और यहाँ पर हमें उसका नाम भी पता चलता है, जिसका नाम राया होता है। यहाँ पर वह थॉमस को बताती है कि आज तुम्हारी वाइफ को बच्चा होने वाला है और तुम्हें एक बेटी होगी, और उसके बाद तुम्हारी वाइफ की डेथ भी हो जाएगी। थॉमस राया की बातों पर यकीन नहीं करता है और उस पर झपट पड़ता है। थॉमस उसको पकड़ने के लिए काफी ज्यादा हाथ पांव मारता है और थॉमस राया पर झपट पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, जहाँ पर उन दोनों की थोड़ी सी हाथापाई भी हो जाती है। यहाँ पर थॉमस राया के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन राया बहुत ही चालाकी से थॉमस के हाथ को उसी की हथकड़ी से बांध देती है। लेकिन जब राया वहाँ से जाने लगती है, तब थॉमस के हाथ में उसका वो हथियार आ जाता है जिससे वह लोगों को मार रही थी। यहाँ पर थॉमस राया के पैर पर उस हथियार से वार कर देता है, जिससे राया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह आती हुई ट्रेन से टकरा जाती है और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब राया के मरने पर थॉमस थोड़ा सुकून का सांस लेता है, क्योंकि उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था। लेकिन अब जब वह बाहर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, क्योंकि उसकी आज डिलीवरी होने वाली है। जब थॉमस हॉस्पिटल पहुंचता है, तब उसे पता जाता है कि उसकी एक बेटी हुई है। और यहाँ पर उसे उस हुडी वाली लड़की की बात भी याद आ जाती है, जिसने कहा था कि तुम्हें एक बेटी होगी। लेकिन यहाँ पर थॉमस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ ये एक इत्तेफाक है। और तभी हॉस्पिटल में एक ऑफिसर आता है, जो कि थॉमस को बताता है कि राया की डेड बॉडी में से हमें एक गोली मिली है। इसका मतलब ये है कि किसी ने उस पर गोली चलाई थी। लेकिन यहाँ पर थॉमस उस ऑफिसर की बात पर भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आज थॉमस बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और थॉमस से कहता है कि डिलीवरी के वक्त तुम्हारी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हम सिर्फ तुम्हारी बेटी को ही बचा पाए, तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। और डॉक्टर की बात सुनकर थॉमस बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर थॉमस दुखी तो होता ही, लेकिन हैरान भी हो जाता है, क्योंकि राया ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। यानी यहाँ पर थॉमस समझ जाता है कि वो लड़की इसको उसका फ्यूचर बता रही थी। अब यहाँ पर थॉमस के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि आखिर उस लड़की को मेरा फ्यूचर कैसे पता चला। अब कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन थॉमस को इन बातों का आंसर नहीं मिला था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉमस की बेटी बड़ी होकर पूरे 9 साल की हो गई थी, यानी कि आज उसकी बेटी का बर्थडे था और आज ही के दिन उसकी वाइफ की भी मौत हो गई थी। इसलिए थॉमस अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है। यहाँ पर वह देखता है कि उसकी वाइफ की कब्र पर पहले से ही फूल रखे हुए थे। यहाँ पर थॉमस को लगता है कि शायद मेरे किसी साथी ऑफिसर ने या फिर उसकी वाइफ के भाई ने ये फूल रखे होंगे। लेकिन वह जब उन दोनों को कॉल करके पूछता है, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उन दोनों में से किसी ने भी ये फूल नहीं रखे थे। यहाँ पर थॉमस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने रखे होंगे। और तभी
थॉमस के पास एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक खून हो गया है। और यहाँ पर उसे ये भी बताया जाता है कि ये खून बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले ही हुआ था, यानी कि सन 1988 में हुआ था। अब हादसे वाली जगह पर थॉमस जाता है और वहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है, जिसमें वह नीली हुडी वाली लड़की को देखता है जो हूबहू राया जैसी दिख रही थी। यहाँ पर थॉमस सोच में पड़ जाता है क्योंकि राया की तो 9 साल पहले मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पर सभी लोग उसको बताते हैं कि हो सकता है इस लड़की ने जानबूझकर नीली हुडी पहन रखी है ताकि वो हम लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन यहाँ पर थॉमस को शक होता है, इसलिए वह 9 साल पहले राया की फाइल को खोलता है, जिसमें उसे उसके सामान के साथ एक चाबी भी मिलती है, जिसकी जांच करने के लिए वह अपने ऑफिसर साथी को दे देता है। और तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का कत्ल हो गया है। और जब थॉमस वहाँ पर अपने साथी के साथ पहुँचता है तो वह देखता है कि उस लड़की की गर्दन पर भी एकदम वैसे ही छेद होता है। अब यहाँ पर थॉमस को ये पता चल जाता है कि ये खूनी जो भी है हर किसी को एक जैसे ही मार रहा है। ये तरीका बिल्कुल वैसा था जैसा कि 9 साल पहले भी किए गए कत्लों में थे। साथ ही यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की किताब थी और जिसका खून हुआ था सभी के पास उसी राइटर की किताब मौजूद थी। इसलिए थॉमस के दिमाग में काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह जवाब को नहीं ढूंढ पा रहा था। अब जिस चाबी को थॉमस ने जांच करने के लिए दी थी, यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये चाबी एक जहाज का था, लेकिन उस जहाज को 1 साल पहले ही बनाया गया था। यह सुनकर थॉमस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर थॉमस सोच में पड़ जाता है कि जिस जहाज को 1 साल पहले ही बनाया गया है, राया के पास 9 साल पहले उसकी चाबी कहाँ से आ गई थी। उसके बाद थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि डॉक्टर भी होते हैं। वो थॉमस को बताते हैं कि हर 9 साल के बाद जब रेड मून एक्लिप्स होता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण होता है, तो उस दौरान एक समय ऐसा होता है कि हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वक्त में ट्रेवल करके बीते हुए वक्त में जा सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। यहाँ पर थॉमस को और उसके साथी को डॉक्टर की बातें बेकार लगती हैं, इसलिए वो दोनों इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी मायूस होकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस और उसका साथी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो जहाज खड़ा होता है जिसकी चाबी थॉमस को मिली थी। और इस जहाज पर थॉमस अकेले ही जाता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने राया आ जाती है और उस पर गन तान देती है। राया को जिंदा देखकर थॉमस एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि थॉमस की आंखों के सामने ही राया की मौत हो गई थी, तो अब वो जिंदा कैसे है। और तो और थॉमस यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि राया की उम्र भी नहीं बढ़ी है। यहाँ पर राया थॉमस को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसका साथी आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राया जैसे ही पलटती है, गलती से उससे गन चल जाती है और यहाँ पर थॉमस के साथी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए राया थॉमस को जबरदस्ती प्लेन में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर राया जब उड़ान भरती है तब थॉमस से कहती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो ना। राया यहाँ पर थॉमस से कहती है कि मैं बार बार टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आती हूँ, ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को ठीक कर सकूँ, क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज तबाह हो जाएगी और मैं सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। अब यहाँ पर थॉमस को उस डॉक्टर द्वारा कही गई बातें भी याद आने लगती है क्योंकि डॉक्टर भी सेम यही बातें कह रहा होता है। अब आगे कुछ बोलने से पहले राया थॉमस को धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है। अब जैसे तैसे थॉमस पानी से बाहर आ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं पुलिस जब छानबीन कर रही होती है तब उन्हें उस प्लेन के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, यानी कि उस प्लेन का क्रैश हो चुका था, लेकिन राया का कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस को बताता है कि राया ने मुझसे बात की थी। थॉमस सबको बताता है कि वो टाइम ट्रेवल करके ही वो पास्ट में आती है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी थॉमस की बातों पर यकीन नहीं होता है। अब इन सब के बाद हमें 2006 का वक्त दिखाया जाता है, यहाँ पर अब 9 साल और बीत चुके थे। अब थॉमस की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब थॉमस ने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी और अब थॉमस हमेशा चंद्र ग्रहण के बारे में ही पढ़ता रहता है। थॉमस काफी समय से उस साइंटिस्ट डॉक्टर को भी मिलना चाहता था, लेकिन वह डॉक्टर भी उसको नहीं मिलता है। अब थॉमस की बेटी भी बड़ी हो गई थी और अपने मॉम के भाई के साथ में रहती थी। और अब थॉमस को पता चलता है कि सन 1988 में एक और भी कत्ल हुआ था, लेकिन इसकी कोई भी रिपोर्ट इनके पास नहीं आई थी। इसके बाद थॉमस उसकी कब्र पे जाता है जो कि एक राइटर था, और उसके बाद थॉमस जैसे ही उसकी कब्र को खोदता है वह देखता है कि उसके कंकाल पे वैसा ही निशान था जैसे कि पहले मर्डर्स में हुए थे, यानी कि ये इंसान भी राया के हाथों ही मारा गया था। इसलिए अब थॉमस अगले दिन राइटर के घर पर जाता है और उसकी वाइफ से मिलता है। यहाँ पर उस राइटर की वाइफ थॉमस को बताती है कि मरने से पहले मेरे हस्बैंड एक ग्रुप को चलाया करते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। अब यहाँ पर थॉमस कुछ पेपर्स को छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि इस राइटर का कॉन्टेक्ट हर उस इंसान से है जिनकी मौत सन 1988 में हुई थी। साथ ही उस राइटर की एक दोस्त अभी भी जिंदा है जो कि उस ग्रुप को आज भी चलाती है। ये सब कुछ जाने के बाद थॉमस फौरन उसकी
दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर थॉमस अब जान चुका था कि अब अगला मर्डर राइटर के उस दोस्त का होने वाला है, क्योंकि आज भी चंद्र ग्रहण की रात है और राया अब जाकर उसे ही मारने वाली थी। अब थॉमस उसके घर पहुँच तो गया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि राइटर की वो दोस्त अब मार दी गई थी। और फिर तभी थॉमस को वहाँ पर राया दिख जाती है, जो कि वहाँ से भाग रही होती है। थॉमस जल्दी से उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। एक गोली जाकर राया के हाथ पर लग जाती है, लेकिन तब भी राया वहाँ से निकलकर भाग जाती है। यहाँ पर थॉमस राया का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वह समुद्र के किनारे पहुँच जाता है। और थॉमस यहाँ पर देखता है कि समुद्र के किनारे बनी एक बड़ी सी पाइपलाइन में राया वहाँ से निकलकर अंदर चली जाती है। और थॉमस भी जब राया का पीछा करते हुए उस पाइपलाइन के अंदर जाता है, तब वो देखता है कि पाइपलाइन के दूसरी तरफ एक टाइम ट्रेवल मशीन होती है। अब टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर राया बैठ चुकी थी और उसके अंदर पानी भरता जा रहा था, और फिर एक तेज रोशनी के साथ में मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल वह टाइम ट्रेवल करके सन 1988 में आ जाएगी, जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी। और इसका प्रूफ ये होता है कि उसकी लाश में से वो गोली मिली थी, और थॉमस के पुलिस ऑफिसर साथी ने आकर उसे ये बताया भी था। ये तब की बात थी जब थॉमस की बेटी पैदा हुई थी, और अब यहाँ पर थॉमस को सारी बातें समझ में आ गई थी। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर थॉमस उन सभी को सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। यहाँ तक कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि जो भी मर्डर हो रहे हैं वो थॉमस ही कर रहा है। पुलिस थॉमस को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर उन सभी को यही लगता है कि राइटर के दोस्त को थॉमस ने ही मारा है। इसके बाद हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, यानी कि अब 9 साल और भी बीत चुके थे, और थॉमस आज भी इस अजीब से केस को हल करने में लगा हुआ है। थॉमस हमेशा उस पाइप के बाहर ही रहता है, वहाँ से राया अंदर गई थी और टाइम मशीन में बैठकर चली गई थी। और आज भी अब चंद्र ग्रहण की रात है, और आज थॉमस को पूरा यकीन है कि राया वहाँ से बाहर निकलकर जरूर आएगी। हालांकि आज थॉमस की बेटी की डिलीवरी भी होने वाली थी, लेकिन थॉमस वहाँ पर नहीं जाता है, क्योंकि थॉमस राया को पकड़ना चाहता था, क्योंकि सालों से थॉमस के अंदर जो भी सवाल थे वह उसका जवाब जानना चाहता था। और आखिर में हम देखते हैं कि टाइम मशीन वहाँ पर आकर गिरती है और राया उस पाइपलाइन के जरिए बाहर आती है। और तभी थॉमस उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे पूछता है कि तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो। तब राया थॉमस को बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर हूँ, और मैं बार बार टाइम ट्रेवल कर रही हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। सन 2024 से मैंने अपने सफर को शुरू किया था, जहाँ पर पूरी दुनिया जल रही थी और तबाह हो रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। और ये सब कुछ उस राइटर की किताब की वजह से हुई थी, जो कि उसने 1988 में लिखी थी, क्योंकि इसकी किताब को पढ़ने से लोगों के दिमाग पे उसका बहुत गहरा असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग अपने देश से प्यार करने की बजाय बाकी दुनिया से लड़ने झगड़ने लगे थे, और पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। ऐसे में पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट डॉक्टर ने टाइम मशीन बनाया, जिसमें 9 साल पीछे केवल चंद्र ग्रहण की रात को ही ट्रेवल किया जा सकता है। और मैं टाइम में पीछे ट्रेवल करके हर उस इंसान को मार रही हूँ जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ, ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकूं। थॉमस देखता है कि राया के हाथ में अभी उस गोली का निशान नहीं है। यहाँ पर थॉमस समझ जाता है कि राया यहाँ 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद टाइम में पीछे आकर वह 2006 में जाएगी, जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली चलाई थी। उसके बाद सन 1997 में और फिर 1988 में, जब थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पर राया थॉमस को अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है, जिसे थॉमस ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया था। थॉमस ये सब जानने के बाद वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब थॉमस को ये लगने लगता है कि वह खुद ही अपनी ग्रैंड डॉटर का कातिल है, और उसकी वजह से ही राया की मौत हो जाएगी। इसलिए वह राया से कहता है कि जब तुम 1988 में जाना तो कैसे भी करके मुझे रोक लेना कि मैं तुम्हें ना मारूं, और फिर वापस से फ्यूचर में आ जाना। जहाँ पर राया थॉमस को समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ये सफर वन साइडेड है, क्योंकि मैं टाइम में ट्रेवल करके सिर्फ एक बार ही पीछे जा सकती हूँ, वापस अपने समय में नहीं आ सकती हूँ। और अब मैं हर 9 साल पीछे जाकर उस साल में भी पहुँच जाऊंगी जब राइटर ने उस बुक को लिखा था, ताकि वह और भी किताबें ना लिख सके, जिसकी वजह से पूरे देश में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब राया द्वारा सारी सच्चाई जानने के बाद थॉमस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद राया यहाँ पर थॉमस से कहती है कि क्या आप हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि आज मैं पैदा होंगी। ये कहने के बाद राया वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद थॉमस जब हॉस्पिटल आता है तब वह देखता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर पैदा हो गई थी, यानी कि राया अब पैदा हो चुकी थी, और थॉमस राया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि राया 9 साल पीछे जाती है और हर उस इंसान को मार देती है जिनकी वजह से पूरे देश में युद्ध हो रहा था, जो लोग पूरे युद्ध का कारण बने थे। और आखिरी में वह उस राइटर के पास भी पहुंच जाती है जो किताब को लिख रहा था, और अब ये किताब जंग की वजह बनेगी, इसलिए यहाँ पर राया उस राइटर को भी मार देती है। उसके बाद अब हमें फ्यूचर यानी सन 2024 दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था, और जहाँ पर हम देखते हैं कि जंग कभी भी हुई ही नहीं थी। और आखिरी में हम देखते हैं कि राया उस राइटर के पास भी पहुँच गई थी। अब ये किताब जो कि युद्ध होने की वजह
राजा बनेगी, इसलिए पूरी होने से पहले ही वह उस राइटर को मार देती है। राया पूरी दुनिया को बचाने के दौरान इस मिशन में मारी गई थी, लेकिन उसने अपने मिशन को पूरा कर दिया था। और अब इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। धन्यवाद।